जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र कुमार। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि रिटायर्ड हैं दिल्ली गवर्नमेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से एज ए प्रिंसिपल, और उससे पहले वो DRDO में साइंटिस्ट थे। और एजुकेशन से रिटायरमेंट होने के बाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो एक एडवोकेट हैं और इसी के साथ वो एक समाज सेवी भी हैं। और यही नहीं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को पढ़ाई करने का इतना शौक़ है कि रिटायरमेंट के कम से कम 3 या 4 साल के बाद भी वो अपने रिसर्च पेपर्स जो हैं वो लिखते रहते हैं। और पूरी दुनिया में हर 2-3 महीने में उनका एक पेपर दुनिया के किसी न किसी कोने में छपता रहता है। तो आइए आज हम बात करेंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1930 में हुआ, और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी बातें रखी। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1930 में हुआ, और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी क्या क्या बातें रखी। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, आप हमें ये बताइए कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोल मेज सभाएं बुलाई गई थी, वो क्यों बुलाई गई थी? उनका कारण क्या था? डियर वीरेंद्र जी, ये सवाल आपका आज के परिप्रेक्ष्य में बड़ा महत्वपूर्ण है। वो इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि आज जो SC, ST, OBC को जितने भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षिक अधिकार प्राप्त हैं, उन सब का जो आधार है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही है। एक्चुअल में उस समय क्या था कि पूरे देश के अंदर से इस तरह की आवाज़ें आ रही थी कि अंग्रेजी शासन में इंडियंस की भी भागीदारी हो। जी जी जी। जो भारतीय लोग थे, तो भारतीय लोगों की भागीदारी भी शासन में की जाए। तो इसलिए जो इंडिया के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, और इंग्लैंड के PM थे मिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड, उन सब ने मिलकर ये बात तय की कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब है सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट, अर्थात भारत एक ऐसा राज्य होगा जिसमें अंग्रेज़ों को शक्ति प्राप्त होने के साथ साथ भारतीयों को, इंडियंस को भी शासन में भागीदार हम बनाएंगे। तो इंडियंस को शासन में भागीदार बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बनाना बहुत ज़रूरी था। तो ऐसा एक नया संविधान बनाने की तैयारी थी जिसमें भारतीयों को भी अधिकार दिया जाए। जी जी। तो जब ये भारत के नेताओं को मालूम हुआ कि भाई जो हमारा देश है डोमिनियन स्टेट बनने जा रहा है, तो यहाँ बहुत सारे वर्ग थे। जो भारत का समाज था वो एक समाज नहीं था, यहाँ बहुत समाज थे। अछूत अलग थे, मुस्लिम अलग थे, सिख अलग थे, हिंदू अलग थे। तो हर समाज के जो लीडर थे उन्होंने ये सोचा कि अब हमें, चूँकि नया संविधान बन रहा है, इस नए संविधान में हमें भी अपने समाज के लिए कोई अधिकारों की मांग करनी है। तो नया संविधान क्या हो, उसकी रूपरेखा क्या हो, नए संविधान की रूपरेखा बनाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्थापित की गई और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को होल्ड किया गया। तो इसके पीछे यही इतिहास है कि डोमिनियन स्टेट बनाने के लिए हमें संविधान बनाना है और नए संविधान को बनाने के लिए क्या रूपरेखा हो, इसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई थी। जी। तो इसमें जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, इसमें बाबा साहब ने क्या क्या बातें जो थी वहाँ पर रखी? तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है।
भारत देश के अंदर अछूतों की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। अछूत समाज एक ऐसा समाज था जिसके पास कुछ अधिकार नहीं थे। उसके पास जो मनुष्य है, मनुष्य के पास एक मनुष्य कहलाने के जो अधिकार हैं, वो अधिकार भी इनके पास नहीं थे। जितने भी यहाँ धर्मशास्त्र थे भारत में, उन धर्मशास्त्रों के माध्यम से अछूतों के सारे शैक्षिक हों, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो धार्मिक हों, चाहे सामाजिक हों, सभी अधिकार छीन लिए गए थे। और बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे योद्धा थे, एक ऐसे नेता थे जिन्होंने ये कसम खाई थी कि मैं अपने समाज को जो मानवीय अधिकार हैं, वो सामाजिक अधिकार हैं, वो राजनीतिक अधिकार हैं, वो और जो सामाजिक आर्थिक अधिकार हैं, सभी अधिकार में दिलाकर रहूँगा। तो इसलिए जब सबसे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी, उस 1930 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने सबसे पहले तो उस सभा के अंदर ये दिखाया कि अछूतों की स्थिति कितनी खराब है। उनके पास कोई अधिकार नहीं है, उनके पास मनुष्य कहलाने का भी अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि जो स्थिति हम अछूतों की अंग्रेजी सरकार से पहले थी, अंग्रेज़ों के आने से पहले थी, वही स्थिति अब है। उस बुरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हमें लोग हिंदुओं का अंग तो कहते हैं कि हम हिंदू के अंग हैं, हम हिंदू समाज के अंग हैं, लेकिन अछूत हिंदुओं से अलग रहते हैं। हिंदू अछूतों से छुआछात का बर्ताव करते हैं, उनको इंसान नहीं समझते, उनको मनुष्य नहीं समझते। हमारे पास कोई भी मानवीय अधिकार नहीं है, ना शिक्षा का अधिकार है, ना धन संपत्ति रखने का अधिकार है, हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब ने सबसे पहले तो ये बताया कि छुआछात के कारण अछूत समाज बिल्कुल गुलामी में चला गया है, और वो इतने गुलामी में चले गए हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं वो, कि वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की हालत में भी नहीं है। तो सबसे पहले तो बाबा साहब ने उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये दिखाया कि हम कितने कमज़ोर हैं कि हम अपने अधिकारों की मांग भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात बाबा साहब ने क्या रखी कि अब हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपने अधिकारों के लिए स्वयं ही संघर्ष करना है। अगर हम संघर्ष अपने अधिकार के लिए नहीं करेंगे तो हमें कोई अधिकार आसानी से देने वाला नहीं है। ये बाबा साहब ने दूसरी बात रखी। और तीसरी बात बाबा साहब ने जो रखी वो बड़ी महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने कहा कि शासन, जब तक शासन में हमारी भागीदारी नहीं होगी, हम अपने समस्याओं को, अपने दुखों को दूर नहीं कर सकते। जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो समस्याएं सामाजिक हों, चाहे वो समस्याएं धार्मिक हों, चाहे वो शैक्षिक हों, वो तभी दूर हो सकती हैं जब हम स्वयं अछूतों को शासन में भागीदार बनाया जाए। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अंग्रेज़ों को ये कन्विंस किया कि जो अब डोमिनियन स्टेट बनने वाला है, जो भारत का नया संविधान बनने वाला है, उस नए संविधान में हमें भी, अछूतों को भी शासन में भागीदारी दी जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ही पहले व्यक्ति थे इंडिया के अंदर जिन्होंने अछूत समाज के छीने हुए अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष की शुरुआत की थी। और हमारा समाज जो SC/ST OBC है, वो इस सच्चाई को जानता नहीं है। और लोगों का नाम लेता है वो कि हमारे लीडर तो वो थे, हालांकि जो उस समय पॉलिटिकल पार्टी थी, उन पॉलिटिकल पार्टीज ने अछूतों को ये भगाने की कोशिश की कि तुम्हारा लीडर अम्बेडकर नहीं है, तुम्हारा लीडर मिस्टर गांधी है। जबकि मिस्टर गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अछूतों के अधिकार के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में, उसमें गांधी ने हमारे जो बाबा साहब ने जो हमें अधिकारों की मांग की थी, मिस्टर गांधी ने उन अधिकारों का विरोध किया था और कहा था कि ये अछूत हिंदू का अंग है, और हिंदुओं का अंग है इसलिए हिंदू हैं, इसलिए इनको अलग से कोई अधिकार ना दिया जाए। जी। तो मतलब कहने का यह है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैं, बाबा साहब ने उसमें ये कहा कि भाई हम अछूत हैं इंडिया में, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। जो नया संविधान बनेगा इंडिया का, उस नए संविधान में हमें भी दूसरों की भांति सारे अधिकार दिए जाए। और बाबा साहब की देखिए महानता,
उनकी योग्यता इतने मतलब इतनी ज़बरदस्त थी कि अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्विंस किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्विंस हुई कि हाँ ये बात सही है कि अछूतों के पास कोई अधिकार नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सारे अधिकार जो आज हमारे पास हैं सब बाबा साहब ने 1935 में ही अछूत समाज को सारे अधिकार दिला दिए गए थे। तो आपके सवाल का जो मैं समझता हूँ यही आंसर है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने बाबा साहब ने हमारी जो थी दुर्दशा उसका वर्णन किया और उस बुरी स्थिति से निपटने के लिए बाबा साहब ने सारे मानवीय अधिकार की मांग की कि जैसे मानवीय अधिकार दूसरे लोगों के मिले हुए हैं समाज के, वैसे अछूतों को भी सारे अधिकार दिए जाए। जी, तो बाबा साहब ने जो ये बातें इतनी अच्छे से रखी उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि जो अछूतों की जो स्थिति है वो इस देश में क्या है कि उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने संघर्ष की लड़ाई खुद लड़ सके। तो ये सारी बातें जो उन्होंने बताई ये बहुत अच्छे से उन्होंने वहाँ प्रेजेंट की। ऑफ कोर्स नो डाउट हम आज शायद उसी कारण हैं। तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें बाबा साहब ने जो ओबीसी समाज था उसके लिए क्या किया? क्या कुछ ऐसा उनके लिए भी था या केवल उन्होंने अछूतों के लिए ही किया? तो ये थोड़ा सा बताइए। हाँ देखो इसमें क्या बात है कि अछूत समाज ज़्यादा बीमार था, ओबीसी समाज कम बीमार था। अछूत समाज को लोग छूते नहीं थे, अछूत समाज इस लायक भी नहीं था कि उनको छुआ जाए, अर्थात अनटचेबल थे वो। इसका मतलब यह है कि लोग उनको पशुओं से भी बुरी स्थिति में देखते थे कि पशु को आदमी छू सकते हैं, भैंस को निकाल सकते हैं, उसका दूध भी निकाल सकते हैं, लेकिन अछूत को छूते भी नहीं थे। तो ओबीसी के पास कम से कम ये छुआछात का जो बुरी स्थिति थी ओबीसी उस बुरी स्थिति से नहीं गुजर रहा था। लेकिन जो अछूत समाज था उसके पास तो मतलब इतनी बुरी हालत थी कि लोग उसको छूते भी नहीं थे। और चूँकि जो बाबा साहब ने खुद भी कहा है कि भाई जो सबसे बीमार आदमी है डॉक्टर पहले सबसे पहले इलाज उसका करेगा ना, और जो कम बीमार है उसका इलाज बाद में करेगा। तो अछूत समाज चूँकि बहुत ही ऐसी स्थिति में था कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में शायद ही किसी देश में किसी समाज में ऐसी स्थिति हो या ऐसे लोग हों जो मतलब जिनको छुआ ना जाए। लेकिन यहाँ तो लोग छूते भी नहीं थे, अर्थात अछूत यानी छूने लायक भी नहीं है, तो उसके पास किसी प्रकार का अधिकार ही नहीं था। और जब किसी प्रकार का अधिकार ही नहीं था तो बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अछूतों को सभी अधिकार देने की बात रखी। साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि शूद्रों को भी अधिकार मिलना चाहिए। शूद्र जो ओबीसी समाज है वो शूद्र था, जो अछूत समाज था वो तो अति शूद्र था। जो अछूत समाज है वो शूद्र नहीं था, वो तो शूद्र से भात, तो शूद्र से भी गिरा हुआ था, शूद्र से बहुत आगे था वो, यानी अछूत था वो, यानी उसको हम कह सकते हैं अति शूद्र, वो शूद्र से भी गया गुजर था। तो बाबा साहब ने अछूत समाज के अधिकारों की बात रखी और बाबा साहब ने यह भी कहा कि ओबीसी जो शूद्र समाज है उसको भी जो अधिकारों का हनन उसका हो रहा है उसको भी दिया जाए। और इसी कारण जब बाबा साहब को स्वतंत्र भारत में संविधान ड्राफ्ट करने का अधिकार मिला तो बाबा साहब ने आर्टिकल 340 विशेष रूप से इसी बात के लिए रखा कि ओबीसी की स्थिति जो बुरी हालत है उसका जायज़ा लेने के लिए, उसको देखने के लिए एक ओबीसी कमीशन बनाया जाए। लेकिन मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, अर्थात ओबीसी कमीशन नहीं बनाया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कई बार कहा भाई ओबीसी की स्थिति जो है वो भी बहुत बुरी है, उसके पास भी उसके हालात भी बहुत ख़राब हैं, उनके हालात को जांचने के लिए ताकि हम ओबीसी समाज को ऊपर उठाने के लिए आगे कुछ प्लान कर सके तो ओबीसी समाज के लिए एक आयोग की स्थापना कीजिए आर्टिकल 340 के तहत। लेकिन मिस्टर नेहरू ने कोई ध्यान नहीं किया और तब बाबा साहब ने केवल इसी बात के लिए 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।
ये बाबा साहब जो थे इन्होंने मतलब जो उन्होंने इस्तीफा दिया वो ओबीसी सी के लिए दिया। हाँ, यानी कि अछूतों के लिए नहीं दिया उन्होंने। अछूतों के लिए तो वो अधिकार 1935 में दिला पाए थे। अच्छा, जो अधिकार संविधान में लिखे गए हैं वो 1935 में भी लिखे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जिसका कि यहाँ के मनवादियों ने बहुत विरोध किया था। अब बाबा साहब चाहते थे कि जो ओबीसी है उनकी स्थिति भी ठीक हो, तो 340 को रखा गया। और 340 को रखा गया तो लेकिन नेहरू जी ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो बाबा साहब ने मजबूरन कि तुम कुछ करने वाले नहीं हो, और वो नाराज हुए, और नाराज होकर उन्होंने 1951 में सितंबर 1951 में बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो मतलब कहने का ये है कि बाबा साहब के अंदर ऐसा कोई भेद नहीं था कि मतलब दूसरों के लिए भी खुद उन्होंने इस्तीफा दिया। यानी यानी कि जो ओबीसी समाज है उसके अधिकारों के लिए उन्होंने आर्टिकल 340 बनाया संविधान में, और उसके लिए जब नेहरू जी ने कुछ नहीं किया तो उन्होंने इस्तीफा दिया। और बाद के जो हालत थे वो बड़े नाजुक हुए। बाद में मतलब जो है काका कलेलकर के अंडर में ओबीसी के लिए कमीशन बनाया गया, उसकी रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। उसके बाद में फिर बीपी मंडल जी आए, बीपी मंडल जी के चेयरमैनशिप में ओबीसी कमीशन बिठाया गया। उस ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को कांग्रेस ने लागू नहीं किया। उसके बाद तो जो वीपी सिंह आए, पीएम बने, वीपी सिंह ने उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, और लागू करने में उसका मनवादियों ने इतना विरोध किया। अडवाणी जी ने मंडल कमीशन के विरोध में कमंडल यात्रा निकाली, जिसको बिहार में लालू यादव ने रोका। यानी कि ऐसी यात्रा निकाली भाई ये इनको नहीं मिलना चाहिए, और समाज के अंदर, ओबीसी समाज के अंदर ही ऐसा जहर फैलाया गया कि भाई ये जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है ये एससी को ही, अनुसूचित जाति के लोगों को ही अधिक और अधिकार, उनको और अधिक आरक्षण देने का मामला है। एक तो जब ओबीसी समाज को पता लगा भाई ये उनके लिए नहीं है, ये तो हमारे लिए है, ये जो मतलब मंडल कमीशन है ये हमारे लिए है, तब ये उनके समझ में आया, और तब वो असली बात को समझे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट हमारे लिए है, इसलिए हमें इस रिपोर्ट का समर्थन कर रहा है। फिर बाद में इसमें एक कांसाराम जी का भी बहुत बड़ा रोल था। मतलब मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो वीपी सिंह ने लागू की थी उसके पीछे कांसाराम जी का बड़ा था। मानने पर कांसाराम ने नारा दिया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। और तब जाके वीपी सिंह जब पीएम हुए तब उन्होंने उसको लागू किया था। तो ये तो मतलब, और आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि ये तो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं ये सब जो है वोट के चक्कर में ओबीसी समाज का, एससी समाज का, दोनों का बिल्कुल बना लिया है। लेकिन बाबा साहब की वही बात जो उन्होंने कहा था 1930 में कि हमारी समस्याएं, हमारे दुख तब तक दूर नहीं होंगे जब तक कि हमारी सरकार नहीं होगी। वो आज भी सत्य है, उस समय भी सत्य थी। तो आप समझ लीजिए कि बाबा साहब ने आर्टिकल 340 जो रखा है वो प्योरली ओबीसी के लिए ही था, और प्योरली ओबीसी के लिए उन्होंने 1951 में इस्तीफा दिया था। जो कि मेरे जो भाई हैं, एससी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस बात को जानते हैं, क्योंकि हम लोगों में एक शौक़ नहीं है, हमें पढ़ने का शौक़ नहीं है, जबकि हमें पढ़ने का शौक़ होना चाहिए। बाबा साहब इतना पढ़े, इतना पढ़ने के बाद तो वो सब कुछ जान चुके, और सब कुछ जानने के बाद ही उन्होंने सामने रखा कि तुम्हारा इतिहास ये है, तुम्हारा इतिहास ये है, तुम्हारे शास्त्र ये हैं, और तुम्हारे शास्त्र ने ही मतलब हम लोगों को सारे अधिकार छीने हैं। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 में मनुस्मृति में आग लगाई थी। क्यों लगाई थी आग? उसमें अछूतों का तो कोई बात ही नहीं थी, उसमें सारा ये लिखा है कि शूद्रों को ये अधिकार नहीं, ना शूद्रों को पढ़ने का अधिकार था, ना शूद्रों को राजा बनने का अधिकार है, ना शूद्रों को धन संपत्ति रखने का अधिकार है। उसमें लिखा हुआ है शूद्रो ही धर्मासाद ब्राह्मण बाधते, अगर शूद्र के पास धन होगा तो ब्राह्मण को बाधा होगी। इसलिए बाबा साहब ने उसमें आग लगाई कि ये असमानता पर आधारित है, ये एक को बहुत ऊंचा कहती है, एक को बहुत नीचा कहती है, एक के पास सारे अधिकार हैं, एक के पास से सारे अधिकार छीन लेती है। जी। तो ये है कि तो बाबा साहब ने ओबीसी के लिए भी उतना ही काम किया जितना अनुसूचित जाति के लिए किया।
तो डॉक्टर वीरेंद्र जी, आपने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, तो मुझे हैरानी हो रही है कि मैंने भी बहुत पढ़ाई की है, रिसर्च की है, लेकिन मुझे भी ये नहीं मालूम था कि बाबा साहब ने ओबीसीज़ के लिए अपना उन्होंने बलिदान दिया। तो ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। और अभी ये इंटरव्यू का लास्ट मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि बाबा साहब का आखिरी संदेश क्या था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, तो इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। वीरेंद्र जी, बात यह है कि सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि इस देश के अंदर अछूत समाज और शुद्ध समाज के अधिकारों की रक्षा करने वाला अगर कोई था तो सबसे पहले आदमी हुए हैं तथागत गौतम बुद्ध। तथागत गौतम बुद्ध के समय में इस भारत के समाज में जबरदस्त वर्ण व्यवस्था थी, और उस क्रमानुसार वर्ण व्यवस्था में यानी क्रम से सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण था, उसके पास सारे अधिकार थे। नंबर 2 पे क्षत्रिय वर्ण था, उसके पास भी सारे अधिकार थे। नंबर 3 पे वैश्य था, उसके पास भी सारे अधिकार थे। और शुद्ध समाज के पास केवल एक उसका कर्तव्य था, अधिकार कुछ भी नहीं था। उसका कर्तव्य क्या था? ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना, और सेवा भी बिना किसी पारितोषिक के, लालच के, बिना किसी लाभ के। ये 3 वर्ण के लोग फटे पुराने कपड़े आपको दे, उसे पहन लीजिए, झूठ मूठ का भोजन दे आपको, उसे खा लीजिए, और शमशान पे आपको रहना है। अछूत समाज का लिए जो था वो शमशान में रहेगा, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं। शुद्ध समाज के पास भी धन संपत्ति, शिक्षा ज्ञान करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा ये गलत है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गलत है। तो भगवान बुद्ध ने मानवक ब्राह्मण को एक एग्जाम्पल भी दिया। काबे हर व्यक्ति के पैदा होने का एक ही तरीका है। तो जब ब्राह्मण भी उसी तरीके से पैदा होता है, शूद्र भी उसी तरीके से पैदा होता है, तो एक ऊंचा एक नीचा कैसे हो गया? तो बुद्ध ने कहा आदमी जन्म से ऊंचा नीचा नहीं होता, आदमी अपने कर्मों से ऊंचा नीचा होता है। बुरे कर्म करने वाला आदमी वो नीचा हुआ, अच्छे कर्म करने वाला आदमी वो ऊंचा हुआ। तो ये कर्म के आधार पर आदमी को हम छोटा बड़ा तो कह सकते हैं, लेकिन जन्म के आधार पर नहीं। अर्थात गौतम बुद्ध ही सबसे पहले व्यक्ति थे भारत के अंदर जिन्होंने इस असमानता पर आधारित और पूरे अमानवीय वन व्यवस्था का बहुत कड़े रूप से विरोध किया था। उसके बाद में आए ज्योतिबा फुले जी, जो महाराष्ट्र में थे। उन्होंने भी ऐसा विरोध किया कि शूद्र के पास कोई अधिकार ही नहीं है। वो ओबीसी समाज से थे कि शूद्र के पास कोई अधिकार ही नहीं है। और उन्होंने पूरी की पूरी जो मनुवादियों की जो जालसाजी थी उसका पर्दाफाश किया, और वन व्यवस्था का और जातिवाद का पूरा जम के विरोध किया। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने विरोध किया और ये कहा कि हम हिंदू धर्म का अंग नहीं हैं। अगर हम हिंदू धर्म के अंग होते तो लोग हमसे छुआछात नहीं करते, हम लोगों से बाहर नहीं रहते, लोग हमें अपने नलों से पानी पीने देते, लोग हमें अपने चारपाई पे बैठने देते, लोग हमें अपने शादी बरात में हमको बुलाते। लेकिन ये सब सम्मान हमें प्राप्त नहीं है, इसलिए हम हिंदू नहीं हैं। हमें तो केवल हिंदू ज़बरदस्ती बनाया गया है। और बाबा साहब ने कहा कि हम पहले बौद्ध थे। ये तो मौर्य वंश के बाद जो पुष्यमित्र सिंह ने प्रतिक्रांति की और मौर्य वंश का विनाश करके बृहद्रथ राजा बृहद्रथ की हत्या करके जो उसने शासन पे कब्जा किया, उसके बाद जो यहाँ के बौद्ध थे, जो बुद्धिस्ट थे, उन पे अत्याचार हुए और तलवार के जोर से
उन बुद्धिस्टों को दोबारा अछूत और सुदृढ़ बनाकर उसी स्थिति में लाया गया जिस स्थिति में वो बुद्ध के ज़माने से पहले थे, वन व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था में। तो इस संदर्भ में बाबा साहब के 3 संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला संदेश उनका है, चाहे रोटी आपको आधी खानी पड़े लेकिन बच्चों को पढ़ाइए जरूर, अर्थात शिक्षित बनिए और शिक्षित करिए भी। जो आदमी SC ST OBC का शिक्षा प्राप्त कर चुका है उसका ये फ़र्ज़ है कि वो इस समाज के दूसरे लोगों को भी शिक्षित करें। और शिक्षा प्राप्त करने मतलब ये नहीं कि केवल आपने MA कर लिया, BA कर लिया, BSc कर लिया, ये तो एकेडमिक साइड है। बाबा साहब का मतलब था कि अपने इतिहास को जानो, इतिहास को सीखो, इतिहास में ऐसे कौन से कमियाँ रही हैं, हम में ऐसी कौन सी कमियाँ रही हैं कि हमें पशु का जीवन जीने को मजबूर किया गया। अब हमें उन कमियों को निकालना है ताकि हम शासन तक पहुँचे। जो हमारी मंजिल है वो शासन तक पहुँचने की है। बाबा साहब ने कहा कि हम यहाँ के शासक थे, हमें शासक बनना है अगर हमें अपने समस्याओं से मुक्ति पानी है तो बाबा साहब का संदेश है, पहले संदेश में 3 बातें हैं। शिक्षित बनना, दूसरा क्या है, संगठित रहना। अभी क्या है, अभी देखो हम लोग जो हैं मतलब SC ST OBC संगठित नहीं है, बिखरा पड़ा है, बिखरा पड़ा है। जिसके अंदर जरा सी भी बू आई वही अपने को अलग समझता है। और जिस दिन ये सारे नेता, सारे सामाजिक नेता, पॉलिटिकल नेता एक हो जाएंगे उस दिन हम बाबा साहब के सपनों को साकार करने की स्थिति में होंगे, हम सत्ता के बहुत नज़दीक होंगे। तीसरा जो पहले नियम में जो उनका तीसरा पॉइंट है वो है संघर्ष करना, और बिना संघर्ष तो मिलने वाला है नहीं। बाबा साहब ने कहा कि संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता, संघर्ष करना एक आवश्यक अंग है। तो जो उनका पहला संदेश है उसमें 3 पार्ट हैं, शिक्षित बनना, संगठित बनना, संघर्ष करना। शिक्षित करना, संगठित करना और संघर्ष करना। अब उनका जो दूसरी शिक्षा है वो है कि SC ST OBC ये बात अच्छी प्रकार से समझ ले, ऐसे कौन से कारण थे कि तुम्हें गुलामी का जीवन, अमानवीय जीवन, पशु का जीवन तुम्हें जीना पड़ा। उस स्थिति से दूर निकलिए। जो अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो मनुवादी दृष्टिकोण है, जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, उससे बाहर निकलिए। और बाबा साहब ने तो क्लियर कह दिया कि हिंदू धर्म से बाहर निकलिए, क्योंकि हिंदू धर्म तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जो आदि धर्म है वो बौद्ध धर्म है। और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने अब ये सिद्ध भी कर दिया है कि जो यहाँ का अछूत समाज है, जो यहाँ का OBC समाज है, जो ST समाज है, वो सिंधु घाटी का बासिंदा है। और जो सिंधु सभ्यता थी वो बौद्ध सभ्यता थी, अर्थात सिंधु घाटी के लोग थे वो बौद्ध थे, और जो यहाँ का SC ST OBC है ये बौद्ध था। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि आप अपने जो आपकी ओरिजिनल संस्कृति है, जो आपकी ओरिजिनल जो कल्चर है उसको अपनाइए, और ऐसे धर्म में मत रहिए जो धर्म आदमी को, आपको आदमी नहीं समझता, आपको नीचा कहता है, आपको अछूत कहता है, और आपसे छुआछूत की भावना करता है, आपसे भेदभाव करता है, और आपको कोई अधिकार देना नहीं चाहता। तो ये बाबा साहब का दूसरा संदेश है कि सभी अछूतों को, सभी ST को, सभी OBC को अपने जो उनका ओरिजिनल धर्म था, कौन सा बौद्ध धर्म, उस धर्म में आदर चाहिए। क्योंकि बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, वो एक ऐसा धर्म है जो आदमी को पाखंड अंधविश्वास से बाहर निकाल के आदमी के पैरों पे खड़ा करता है। और जो बाबा साहब का तीसरे नंबर का संदेश है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने कहा, वही कहा जो 1930 में कहा था कि तुम्हारी मंजिल शासन की है, तुम इस देश के शासक थे, तुम्हें शासक बनना है। अगर तुम्हें अपने समस्याओं से मुक्ति पानी है, तुम्हें भी सही जीवन जीना है, अपने बच्चों को सही जीवन देना है, अपने समस्याओं को दूर करना है, अपने गरीबी दूर करनी है, अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाना है, सम्मान, इज्जत और सम्मान का जीवन जीना है, तो आपको शासक बनना पड़ेगा। क्योंकि शासक लोग की स्थिति
उन लोगों के मुकाबले बड़ी मजबूत होती है जो शासक नहीं होते हैं। इसलिए शासक बनना जरूरी है। तो बाबा साहब के ये तीन संदेश थे। पहले में शिक्षा प्राप्त करना, संगठित होना, संघर्ष करना, ये पहला। दूसरा, अपने पुराने धर्म में आना है, बौद्ध धर्म को अपनाना है। तीसरा, शासक बनने की तैयारी में हमको चलना है। तो ये बाबा साहब का आखिरी संदेश है। और हम इसमें कितना चल रहे हैं या कितना चलेंगे, ये तो समय और भविष्य बताएगा। जी साथियों, तो आपने हमारा ये एपिसोड सुना, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी दर्शकों ने अपना जो ये कीमती समय निकाला और ये जाना कि 1930 में जब प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें बाबा साहब ने किस तरीके से वंचित समाज को उठाने के लिए अपनी बातें रखी। और बाबा साहब के जो आखिरी जो संदेश थे, जो कि 3 बहुत अहम संदेश थे, जिसमें पहला संदेश, जिसके 3 जो मुख्य बातें थी कि आपको शिक्षित रहना है, शिक्षित करना है, आपको संगठित रहना है और संगठित करना है, और आपको संघर्ष करना है, और जो दूसरे लोग संघर्ष कर रहे हैं उसमें भी आपको साथ देना है, यानी कि संगठित रहना है। तो ये पहली बात बहुत ज़रूरी थी। दूसरा जो उनका संदेश था कि आपको अपने इतिहास को जानना है। जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानोगे, आप किस तरीके से आप आज के लिए और आगे के लिए आप सोच पाओगे। और तीसरी बात थी कि अगर आपको अपना जो समय है, अपना जो भविष्य है, अपने जो बच्चों का भविष्य है, उसको एक ग्लोरियस, एक गोल्डन फ्यूचर अगर लेकर आना है, तो आपको शासन करना होगा, आपको सत्ता हासिल करनी होगी, क्योंकि सत्ता हासिल करने वाला ही जो है इस देश को चलाता है। इवन जो आपका जो घर है या कोई भी सोसाइटी है, जो सत्ता जिसके हाथ में होती है वही रूल करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये तीनों चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला और हमारे इस एपिसोड में आए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।